मंत्री सनाए तकाईची भारत की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगी भाग। और ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक जो मुद्दे हैं उन पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच वार्ता के बाद जो कई बड़े समझौते हैं और जो समझौता ज्ञापन है उन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद भी है। यहां पर आपको ये बता दें कि टोक्यो से रवाना होने से पहले तकाईची ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत जापान सहयोग पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश समान लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये यात्रा भारत जापान यानी कि विशेष रणनीति एवं वैश्विक जो साझेदारी है इसको और नई मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बता दें कि भारत जापान शिखर सम्मेलन आज शुरू हो रहा है और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज पीएम मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाली हैं। यह द्विपक्षीय सहयोग है और कई जो मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श होगा और बातचीत भी बनने की संभावना है। यानी कि द्विपक्षीय सहयोग और जो वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर व्यापक चर्चा होगी और समझौते होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। रक्षा की बात कर लें, व्यापार की बात कर लें, निवेश और तकनीकी सहयोग को देखा जाए तो इन सभी को मिलेगा एक नया आयाम। यानी वार्ता के बाद जो कई महत्वपूर्ण समझौते हैं, कई मुद्दे हैं, उन ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना जताई जा सकती है। यानी कि भारत जापान शिखर सम्मेलन आज शुरू हो रहा है। और साथ ही ये भी बता दें कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। यानी कि जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची की आज पीएम मोदी के साथ होने वाली जो द्विपक्षीय बैठक है इनमें किन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। तो बता दें आपको कि आज दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक में आर्थिक सुरक्षा की बात होगी, साथ ही रक्षा सहयोग की बात होगी, लचीली वैश्विक सप्लाई चेन की बात हो सकती है, उभरती प्रौद्योगिकियों की बात हो सकती है, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और साथ ही मुक्त एवं समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र जैसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। तो दोनों देशों के बीच निवेश, व्यापार, तकनीकी सहयोग को नई गति देने पर विशेष जोर रहेगा। यहां पर आपको ये बता दें कि भारत जापान शिखर सम्मेलन आज और किन मुद्दों पर होने वाली है संभावना। तो आर्थिक सुरक्षा, सहयोग, लचीली वैश्विक सप्लाई चेन आदि मुद्दों पर जो चर्चा है वो हो सकती है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं संजय गुप्ता जी। संजय जी, स्वागत है आपका। संजय जी, बताएं कि पीएम मोदी और जापानी पीएम सनाए तकाईची के बीच आज जो नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होनी है वो किस तरह के जो अहम समझौते हैं उसकी उम्मीद की जा सकती है? देखिए मैडम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट हो रही है जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची की भारत में। और ये जो एक नए युग की एक पहल है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि अभी तक तो बहुत लंबे समय से जापान और इंडिया के बीच में कोऑपरेशन चलता रहा है। लेकिन पिछले साल जब मोदी जी अगस्त 2025 में जापान गए थे 15वें शिखर सम्मेलन में इंडिया जापान के, वहां पर बहुत सारी बातें करी गई थी। अब उसी का रूपांतरण का समय आ गया है इस 16वें इंडिया जापान समिट में। अब देखिए, इसमें जो बहुत बड़ी बात यह है कि जो वहां की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने कहा है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी, ये दो बहुत प्रमुख मुद्दे हैं जो सामने उभर कर आएगा। तीसरा मुद्दा जो सामने आएगा वो है इंडो पैसिफिक को लेकर। देखिए, जापान एक खुद ये जो जापान और भारत, चाइना जो साउथ चाइना सी है उसको लेकर बहुत समस्या हम लोग फील कर रहे हैं। खास तौर से जो जापान कहता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जोन के लिए बात करता है, तो भारत उसी बात को बात कर रहा है, वो भी बात कर रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ साथ जो जापान के प्रधानमंत्री है वो इंडो पैसिफिक के ऊपर फोकस करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, जहां तक बात है ये और जो इन्वेस्टमेंट को लेकर है, सेमीकंडक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है उनके बारे में, वो इन्वेस्टमेंट भारत में कैसे आ सकता है, उसको कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस बात को लेकर है। देखिए मैडम, यहाँ पर दोनों देशों के मध्य
जैसे आपने भी अभी बताया, दोनों देशों के मध्य लगभग 27.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। लेकिन ये जो ट्रेड है ये अभी लो साइडेड है, इम्बैलेंस है इसमें, क्योंकि हम लगभग 21.5 बिलियन डॉलर हम उनसे आयात करते हैं और हम बेचते हैं उनको सामान कितना है, केवल 5.1 बिलियन डॉलर का सामान उनको निर्यात करते हैं। तो अब देखिए इस बात के ऊपर प्रमुखता से चर्चा होने वाली है कि आखिर ये ट्रेड रिलेशनशिप को हम कैसे और बैलेंस कर सकते हैं, और इसके लिए एक नया मैकेनिज्म जो शुरू करा जाना है, और इस जो आज की मीटिंग है उसमें ये उभरेगा भी, वो है येन रूपी जो ट्रेड है। येन रूपी जो एक ट्रेड फ्रेमवर्क है उसको अब शुरू किया जाना है। जो नॉन रेजिडेंट जापानीज हैं उनको भारत में अपने बैंक अकाउंट खोलने का एक स्वीकृति मिलने की पूरी उम्मीद है। तो किस तरीके से ये ट्रेड और रुपी वाला, ये जो येन और रुपी का जो ट्रेड है इसको प्रमोट किया जाएगा। अभी तक देखिए जापान और भारत के मध्य डॉलर को लेकर था, लेकिन अब डॉलर फ्री ट्रेड होने के बारे में बात हो रही है, लोकल करेंसी के बारे में बात हो रही है, करेंसी कॉर्पोरेशन के बारे में। और जापान देखिए मैडम इसके ऊपर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुका है। इंडोनेशिया के साथ सन 2019 में उसने इंडोनेशिया की लोकल करेंसी को अपने करेंसी के साथ पार्टनरशिप करके ये शुरुआत कर दिया। मलेशिया के साथ भी शुरुआत करने वाला है। इसलिए जापान इस बात के ऊपर बल दे रहा है और भारत तो चाहता ही है। इससे देखिए बड़ा फायदा ये होगा, जो डबल कन्वर्जन है, जो डॉलर को कन्वर्ट करने के लिए भारत सरकार अतिरिक्त पैसा देती है और साथ साथ जापान, वो डबल कन्वर्जन ये एलिमिनेट हो जाएगा दोनों देशों के लिए। ये बहुत संजय जी, अगर हम भविष्य की बात करते हैं, संजय जी भविष्य की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री तकाइची की 3 दिवसीय जो भारत यात्रा है इसमें निवेश की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो रणनीतिक साझेदारी पर इसका किस तरह से प्रभाव देखा जा सकता है? देखिए मैडम अभी जो जैसे हमने बताया 27.5 बिलियन का ट्रेड है, लेकिन अभी इसको अगले 10 वर्ष तक, अगले 10 वर्षों में ये 61 बिलियन डॉलर तक इसको पहुंचाना है। ये उनका उम्मीद है, ये उन दोनों देशों का एक ये डेस्टिनेशन है, ये उनका लक्ष्य है ये। अब देखिए अभी अगर आज के समय में हम देखें, भारत में लगभग 1400 जापानी कंपनी काम कर रही है। अराउंड 1400 जापानीज कंपनीज दे आर वर्किंग इन इंडिया। हरियाणा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है, जहां पर हरियाणा में लगभग 394 जापानीज फर्म्स है और 600 से ज्यादा जापानीज कंपनीज काम कर रही हैं, जैसे होंडा है और भी कई सारी, जो सुजुकी है, और भी कई सारी कंपनीज भारत में है, जहां पर मानेसर है और गुरुग्राम है, बलवल है, ये सारे जो बवाल है, ये सारे जो डेस्टिनेशंस है इनको अपग्रेड किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात पर बल दिया कि हम कैसे जापान के फंड को भारत में ला सकें, उनके कैपिटल को, इन्वेस्टमेंट को भारत में कैसे हम और ला सके, सुरक्षित कर सके। देखिए आज का जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है और खास तौर से अगर एशियन अगर जियो पॉलिटिक्स को देखें, आज चाइना जापान के लिए भी खतरा है, भारत के लिए भी खतरा है। अभी तक ट्रेंड क्या था मैडम कि जापान का बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाइना में होता था, लेकिन चाइना ने पिछले 2 दशकों में अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग काफी अपग्रेड कर लिया है। इसलिए जापान का जो फायदा था ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग से, टेक्नोलॉजी से, वो कम हो गया। इसलिए भारत ऐसे देश में उसको ज्यादा संभावनाएं मिल रही हैं और भारत के साथ जापान के बहुत पुराने संबंध है। इतिहास जाता है 6th सेंचुरी BC, जब बुद्धिज्म भारत में आया था। और मैडम एक अंतिम बात और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आज जापान ये रियलाइज कर रहा है कि इंडिया कितना सेफ डेस्टिनेशन है। चाइना जहां पर आप जानते हैं कि पूरी तरीके से हड़पने वाली नीति पर वो है, और साथ साथ उसका जो सेनकाकू आइलैंड है, उसका दियाकू आइलैंड है, उसका रेयाकू आइलैंड है, ओकिनावा आइलैंड है, कितने सारे जापान के आइलैंड है जो आज चाइना अपने दावेदारी ठोक रहा है। इसलिए तो कहीं ना कहीं समझ रहा है आज चाइना के साथ उतना लाभ करना, वो उतना व्यापार करना लाभ, तो कहीं ना कहीं संजय जी कहा जा सकता है कि भारत जापान शिखर सम्मेलन में आज जो बहुत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर बात बनने की संभावना नजर आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी इतनी जानकारियां देने के लिए।